हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे एक पॉलिटी की सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें जो भी पॉलिटी में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या एग्ज़ाम में जिन टॉपिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए मैं पॉलिटी को कंप्लीट करा रहा हूँ। हाँ, बाकी जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनके बारे में बेसिक आइडिया साथ में ही देता जाऊँगा, बट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन पर ही मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। हाँ, क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन को भी बता दिया जाएगा उसी टाइम पे कि किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, और कुछ ट्रिक्स का भी मैं बाद में वीडियो लाता रहूँगा। चलिए, इससे पहले मैं 3 वीडियो पहले बना चुका हूँ प्रेम्बल के ऊपर, पार्ट्स के ऊपर, और जितने भी शेड्यूल अनुसूचियाँ हैं, जो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, कितने पार्ट्स हैं। करंट में 25 पार्ट हैं। जब शुरुआत हुई थी उस टाइम पे 22 पार्ट थे, और शुरुआत में कितने आर्टिकल थे, कितने अनुच्छेद थे, तो 395 थे। अभी कितने हैं? 448 के समथिंग हैं। तो ये सब चीज़ें मैं पहले के वीडियोज़ में बता चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। चलते ही मेरा चौथा वीडियो है, इसमें मैं मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं। जैसे पहले होम पेज पे लिखा हुआ है कि आप जानते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है। तो हाँ, इस बारे में भी मैं बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि पार्ट वन में क्या है, संघ एवं उसके क्षेत्र, मतलब स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन अपने कितने स्टेट हैं अभी और कितने यूनियन टेरिटरी हैं। तो 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बना दिया गया, पर दादर और नगर हवेली को और दामन एंड दीव को उसमें कंबाइन कर दिया गया, इसलिए उधर कम हो गया, इधर तो बढ़ गया। ठीक है, दूसरा जो भाग है वो उसमें सिटीजनशिप के बारे में है। तो अपनी जो सिटीजनशिप है वो यूएसए से ली गई है। जैसे इसके लिए इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाएगा कि अपने संविधान में जो भी है चीज़ें हैं वो कौन कौन से देशों के संविधान से लिया गया है, उसके ऊपर एक पूरा सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। बट हाँ, अपने यहाँ पे जो नागरिकता है वो सिंगल नागरिकता का सिस्टम है। मतलब आपको राज्यों में अलग से सिटीजनशिप नहीं लेनी पड़ती है, आपको एक देश की ही सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। तीसरा भाग है फंडामेंटल राइट या मूलभूत अधिकार। ये अधिकार, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद या आर्टिकल 12 से लेके 12 से लेके 35 के बीच में आता है। उसके में भी कौन कौन से सब डिवीज़न है, मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार। पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ एक बार। इसमें 6 तरह के अधिकार हैं। एक तो सामान्यता के अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 आर्टिकल के बीच में है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अनुच्छेद 32 से 35 के बीच में। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि जो मूलभूत अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, वो आर्टिकल 14 से लेकर 35 के बीच में है। अब इनको याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगा बाद में आपको। तो ये 6 भाग में डिवाइडेड है जितने भी अपने मूलभूत अधिकार हैं। अब मैं इसको एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ, जो लोग इंग्लिश वाले हैं उनको जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप चाहें तो 1 मिनट का एक वीडियो इसको आप स्किप कर सकते हैं। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18 के बीच। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24, मतलब 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 टू 30 के बीच में। और लास्ट जो आता है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो मतलब ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब कौन कौन से संवैधानिक उपचार हैं, वो आर्टिकल 32 से 35 के बीच में है। चलिए हम इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं कि डिटेल्स में क्या क्या है, इनके अंदर कौन कौन से आर्टिकल का क्या मतलब है। ठीक है,
हाँ, तो राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 के बीच में, मतलब 14 आर्टिकल से लेके 18 आर्टिकल के बीच में। तो जो 14 आर्टिकल है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष समानता। कोई अमीर है, गरीब है, सबके लिए कानून समान है। हाँ, आप इस बात से परहेज करें क्योंकि ऐसा होता बहुत कम है, बट हाँ, कानून में तो यही लिखा है, वो फॉलो होता नहीं होता एक अलग बात है कि भाई अमीर के पास पैसा है तो वो अच्छा लॉयर ला सकता है और गरीब नहीं। पर हाँ, संविधान में एक सरकारी वकील या गवर्नमेंट का लॉयर होता है जो दूसरे पक्ष को रखता है। यदि किसी के पास एक लॉयर को अफोर्ड करने के भी पैसे नहीं हैं तो उसका पक्ष रखने के लिए सरकारी वकील होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष समानता। फिर एक आर्टिकल 15, हाँ, ये जो आपको नंबर दिख रहा है वो आर्टिकल ही है, मैं उनके पीछे आगे आर्टिकल लिखना भूल गया हूँ। तो उसके बाद अनुच्छेद 15 क्या है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, मतलब प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको पता है कि एक मूवी भी आई थी आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15 करके। तो यदि आपने वो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, अच्छी मूवी है। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो अनुच्छेद 16 है वो बोलता है कि रोजगार के अवसरों के समक्ष समानता है, सब किसी के लिए रोजगार के अवसर बराबर हैं। हाँ, इसमें कुछ बोलते हैं ना कि अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, कुछ स्पेशल प्रोविज़न है, वो हैं, जैसा कि आपको पता है कि कई बार कुछ परसेंट रिजर्वेशन होता है महिलाओं के लिए, या जिनकी फैमिली कहीं पे जॉब कर रही है ऑलरेडी तो उनके लिए कुछ होता है, और अलग अलग तरह के रिजर्वेशन आप सब जानते हैं उन सब के बारे में। उसके अलावा नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अवॉयलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब होता है कि छुआछूत के बारे में उसका अबॉलिश करता है कि ये छुआछूत कुछ नहीं होता है, मतलब सब बराबर हैं, कानून के समक्ष सब बराबर हैं, कोई कास्ट वास्ट ये सब मैटर नहीं करता है। कि आप मतलब जैसे आपने कई बार टीवी वगैरह टेलीविज़न पे बड़ा एक वर्ड यूज करते हैं दलित, ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल लाइफ में कोई यूज नहीं करता है। बट हाँ, अभी क्या है कि उनको टीआरपी चाहिए तो वो लोग इन वर्डों को बड़ा अच्छे से हाईलाइट कर करके दिखाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। समाज में कुछ चीज़ें एग्जिस्ट हैं पर वो धीमे धीमे ख़त्म हो रही हैं, फिर भी बहुत चेंजेस हो गए हैं समय के साथ। अबॉलिशन ऑफ टाइटल, तो 18 में क्या है, शीर्षकों का उन्मूलन। तो आर्टिकल 18 तो ये हुए जिन चीज़ों में जो भी गवर्नमेंट है या जो भी कानून है वो किसी को छोटा बड़ा, गरीब अमीर ये सब चीज़ों में भेदभाव नहीं करता है, तो वो सब चीज़ें समानता के अधिकार के अंदर आती हैं। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ के बीच में है, 19 से 22 के बीच में है, 19 से 22 के बीच में है, यानी कि आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। आर्टिकल 19 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं उनके अधिकारों का संरक्षण, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो जैसे आपने होम पे जो भी फर्स्ट पेज था वहाँ पे लिखा था कि प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब जो मीडिया है इसकी स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में आती है, तो 19वें आर्टिकल में आती है। इसके कौन से भाग में आती है, तो ए में आती है। मैं आगे एक और अच्छी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ अपन आर्टिकल 19 की ही बात करेंगे कि आर्टिकल 19 में क्या क्या है और आर्टिकल 32 में क्या क्या है, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो उनके ऊपर एक अलग से आर्टिकल 19 के ऊपर और एक आर्टिकल 32 के ऊपर अलग से वीडियो आएगा आपके। आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल 20 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब अपराधों की सज़ा के संबंध में संरक्षण। कौन से, क्योंकि अब कैदी के साथ भी तो एक दुर्व्यवहार हो सकता है ना, उसके साथ उसकी सज़ा के साथ कि भाई उसको सज़ा कुछ और है, उसके साथ कैसे तरीके, तो उसके अपराधों को लेके भी संरक्षण है कि कितनी सज़ा हो सकती है, डबल सज़ा हो सकती है, नहीं हो सकती, ये सब चीज़ों का इसमें है। ऐसा थोड़ी है कि हाई कोर्ट ने कोई केस गया, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने भी सज़ा दे दी, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा उसने भी दे दी, तो दो बार सज़ा थोड़ी होगा। तो जो अपर कोर्ट की सज़ा है वो ही मानी जाती है। ठीक है, फिर आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये आर्टिकल के ही तहत कई बार हम लोग हैं, जैसे मान लो
कोई ज़्यादा तंग कर रहा होता है तो हम सरकार के सामने क्या रखते हैं कि भाई हमें बचाओ, हमें खतरा है, हमारी लाइफ को खतरा है। तो यही तो है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब क्या है, आर्टिकल हिंदी में पढ़ देता हूँ, जीवन की सुरक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब वो जिए वो जीने दो वाली स्थिति है। फिर उसके बाद है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो कब आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, नज़रबंदी कब, विरोध के संरक्षण में ये कानून है, किस किस केस में आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो इसके संबंध में कुछ राइट हैं जो एक अपराधी को दिए गए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो क्या होता था कि पहले खरीद फरोश बहुत होती थी कि भाई किसी को उठाया फिर कोई यहाँ बेच दिया। मैंने तो ये चीज़ें बचपन में सुनी, आप लोगों को पता नहीं किस तरह का बचपन रहा, बट हाँ ये सुन कि भाई बाहर मत जाओ, यहाँ मत घूमो, कोई उठा ले जाएगा फिर वो कहीं बेच देगा, बड़े बड़े शहरों में होटलों में काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मतलब ऐसी तरह की अफवाहें चलती थी। बट ऐसा होता ही था, अफवाहें भी कुछ ना कुछ तो होता है तभी जन्म लेती हैं। तो प्रोविज़न ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब आप किसी को ज़बरदस्ती मतलब काम नहीं करा सकते, किसी के साथ लेबर का वर्क नहीं करा सकते। पहले ये बहुत चलता है, इवन अभी भी कई देशों में के अंदर है। जैसे आपने कई केसेस सुने होंगे कि पाकिस्तान से जो लोग हैं वो चाइना जाके मतलब उनको वहाँ बेच दिया जाता है, वो वहाँ पे काम वाम करते हैं। ऐसे ही तो मैंने कई न्यूज़ में पढ़ा था। हाँ, तो मानव का दुर्व्यापार, मतलब किसी इंसान को बेचना, ये किसी भी देश के कानून में इसको सही नहीं माना गया। इंसान को बेचना एक गलती है। और आश्रम के का प्रतिषेध, तो ये आर्टिकल 23 बताता है। अब चलिए आर्टिकल 24 में, प्रोविज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्री, मतलब वही 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं वो कारखानों में काम नहीं कर सकते। हाँ, अब ये कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई अब वो बच्चा है, वो बहुत गरीब है, उसको खाने को नहीं है तो उसको एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है। पर ऐसा नहीं है, सरकार की कई ऐसी योजनाएं जिनकी तरह एक बच्चे को, देखो स्कूल है तो उसको वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में किताबें फ्री, एक टाइम का खाना फ्री, उसके अलावा उसके लिए ड्रेस फ्री। तो 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए जो शिक्षा है वो अनिवार्य है। तो इसके तहत आप उसको काम करा ही नहीं सकते। रही बात खाने की, तो कुछ चीज़ें उसको कुछ योजनाएं चलती हैं, जैसे आपने राशन कार्ड का नाम सुना होगा। तो यदि वो इस स्थिति में है तो उसको पक्का उसके फैमिली को, यदि फैमिली नहीं है तो उसको कुछ ना कुछ मिलता होगा, तो बाकी वक्त का खाना भी उसे मिल जाएगा। मतलब उसके पास एक अधिकार है, उसको पढ़ने का अधिकार है। हाँ ठीक है, तो ये जो हमने तीसरा टॉपिक देखा, पहला था समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये चीज़ें हम देख चुके हैं। आर्टिकल 24 पे पहुँचे। आर्टिकल 25 से अब आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन, मतलब क्या है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता और मुक्त व्यवसाय, धर्म का प्रचार एवं प्रसार, ये आप कर सकते हैं। ये कौन बोलता है, ये आपको अधिकार कौन देता है? ये आर्टिकल 15 आपको ये अधिकार देता है। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। तो आर्टिकल 26 फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर, मतलब आप धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आप अपना यज्ञ करा सकते हैं, हवन करा सकते हैं, कुछ भी, मतलब आप कर, जैसे आपने देखा होगा कि भाई रामायण बैठती हैं, भागवत बैठती हैं, तो ये सब क्या है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता तो है। हमने हमारा मन किया, हमने करा लिया। भाई परमिशन लेनी पड़ती है आपको जिस हिसाब का आप कार्यक्रम करा रहे हैं, बट हाँ आपको उन चीज़ों को कराने की स्वतंत्रता है, आपको कोई रोक नहीं सकता। कारण बस बशर्ते ये कि आपके उस चीज़ से किसी दूसरे को हानि नहीं हो रही हो। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब किसी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है कि आप पता चला कि आप हिंदू धर्म के बारे में कुछ बता रहे हैं, या आप इस्लाम के बारे में बता रहे हैं, या किसी अन्य धर्म के बारे में, जैसे पारसी है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है और क्रिश्चियन है, तो इन धर्म के बारे में यदि आप बता रहे हैं तो आपको कहीं टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा कोई टैक्स नहीं होता है, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। हाँ वो सामने वाले के ऊपर, हाँ आप फोर्सफुली आप किसी का कन्वर्जन नहीं करा सकते, वो कानूनन अपराध है। बट हाँ यदि वो कोई मन से कुछ बनना चाहता है तो आप किसी को रोक थोड़ी सकते हैं।
इसका एक आपके पास एग्जांपल है, जैसे यार रहमान साहब हैं, मुझे जहाँ तक याद है, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ, बट हाँ बीच में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, वापस में फिर वो हिंदू में आ गए, तो ये उनकी फ्रीडम है, उनकी चॉइस है। अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल 28, तो फ्रीडम एज टू अटेंडेंट इट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब किसी शिक्षण संस्थानों और पूजा घरों में उपस्थित हो सकते हैं जहाँ धार्मिक चीज़ें चल रही हैं, तो उसकी भी आपके पास स्वतंत्रता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 25 से 28 के बीच में। हाँ, यदि आप एक गैप भी याद रखते हैं और वहाँ पे कोई आर्टिकल आता है, आपको लगता है कि उसमें धार्मिक चीज़ों के बारे में बोला गया है, तो आपको थोड़ा सा रफ आइडिया लग जाएगा कि अच्छा यहाँ से आया है। आप इस तरह से याद कर सकते हो, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं है, जो ज़्यादा आर्टिकल नहीं हुए हैं, बट आर्टिकल बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा कि कौन कौन से आर्टिकल आपको याद रखना है। अगला जो है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसमें आर्टिकल 29 से 31 या 30 के बीच में आता है। तो इसमें 29 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, मतलब अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, सॉरी ये हितों लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। उसके बाद है आर्टिकल 30, तो आर्टिकल 30 क्या बोलता है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो माइनॉरिटी हैं वो अपने शिक्षण संस्थान बना सकते हैं या उनकी स्थापना कर सकते हैं, उनमें एजुकेशन दे सकते हैं, उसमें अपना उनको वो चला सकते हैं। तो माइनॉरिटीज़ के पास, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो माइनॉरिटी अपने यहाँ पे क्या है, इस्लाम को माइनॉरिटी में गिना गया है, तो उनके पास तो अपने मदरसे हैं तो वो उसमें चलाते हैं, वो पढ़ाते हैं, तो ये उनका अधिकार है, तभी तो वो उसी अधिकार के तहत तो चला रहे हैं। तो ये इसके किसके अंदर आता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बीच में आता है, और कौन से में आता है, आर्टिकल 30 में आता है। अब आता है नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 टू 35, मतलब अनुच्छेद 32 से 35 के बीच में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके ऊपर मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि जब मैं इसमें आर्टिकल जो 32 है उसके बारे में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, उसमें क्या क्या है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ, उसी में ही बाकी जो 33, 34 एंड 35 है उसके नीचे ही बता दिया जाएगा उसी वीडियो में। तो इसके लिए मैंने इस वीडियो को लंबा ना हो, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो, इसके लिए मैंने उसको यहीं पे कट कर दिया है। तो एक बार मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ कि आज हमने क्या क्या कवर किया है। तो पार्ट 1, पार्ट 2 में नागरिकता, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, और राइट में कौन कौन से राइट हैं, इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 तरह के हैं, उनको हमने डिटेल में पढ़ा है। कौन कौन से हैं, 14 से 18 में समानता का अधिकार, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में हैं। ठीक है, सॉरी मैंने उससे पहले 31 बोल दिया था, तो यहाँ पे 30 में ही है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो 32 से 35 के बीच में है। ठीक है, और ये सब मैंने आपको बता दिया है एक बार। हाँ, एक चीज़ और है, मुझे लगा कि शायद हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने दोनों को लिखा है, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ और करना चाहिए, किसी अलग तरीके से मुझे पेश करना चाहिए, क्या नया होना चाहिए, और किस टॉपिक पर मुझे वीडियो और बनानी चाहिए, पॉलिटी के अलावा भी और कोई सब्जेक्ट टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम है उसके लिए, और थैंक यू। और तो क्या है, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।